बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है आज। और आज आपका टॉपिक है माइटोसिस। आज हम माइटोसिस का जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं बेटा कि जो सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न यानी कि सेल की तकसीम जो होती है बेटा, वो दो तरीक़ों से होती है। सेल दो तरीक़ों से तकसीम हो सकते हैं, एक माइटोसिस के ज़रिए और एक मीओसिस के ज़रिए। इसे बोलते हैं माइटोसिस और इसे बोलते हैं मीओसिस। दो किस्म की सेल डिवीजन्स होती हैं, ये भी सेल डिवीज़न है और ये भी सेल डिवीज़न है। अभी हम इसको पढ़ने लगे हैं, इसको अगले कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस जो होती है, मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको कि माइटोसिस ये सेल की वो डिवीज़न होती है जिसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में सेम रहती है। जितने डॉटर सेल बनते हैं, जो भी डॉटर सेल बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो पेरेंट सेल में होती है। और माइटोसिस का अमल जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। थोड़ी देर तक मैं आपको बताऊंगा सोमैटिक सेल क्या होते हैं। और माइटोसिस का अमल डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, माइटोसिस का अमल हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। अगर माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होती है तो उसको डिप्लॉइड करती है, और अगर माइटोसिस का अमल हैप्लॉइड सेल में हो तो उसको हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब माइटोसिस चीज़ों को चेंज नहीं करती। अगर इधर हो जाए तो सेम 2n बनेंगे, अगर इधर हो जाए n से n और n बनेंगे। तो इसको कहते हैं कि माइटोसिस कैन अकर इन द डिप्लॉइड सेल एज वेल एज इन द हैप्लॉइड सेल, एंड इट कन्वर्ट डिप्लॉइड सेल इनटू डिप्लॉइड सेल्स व्हाइल हैप्लॉइड सेल इनटू हैप्लॉइड सेल्स। जबकि जो मियोसिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है, और वो दो दफ़ा होती है। एक मियोसिस 1 होती है और एक मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 जो होती है वो डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट करती है, और मियोसिस 2 फिर हैप्लॉइड सेल्स को हैप्लॉइड करती है। 1 2 3 4 मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल बनते हैं। अगर इधर हो जाए माइटोसिस तो 2 सेल, अगर इधर हो जाए तो इधर से भी 2 सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल्स बनते होते हैं, जबकि मियोसिस से कितने सेल बनते हैं? एंड पे 4 सेल बनते हैं। और मियोसिस का अमल डिप्लॉइड सेल में होता है और उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जबकि माइटोसिस का अमल डिप्लॉइड सेल में भी होता है और उससे 2 डिप्लॉइड सेल बनते हैं, और हैप्लॉइड सेल में भी होता है और उससे 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको सिखा दूं। एक होता है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो सेल तकसीम होता है बेटा, जो सेल तकसीम होता है उसको पेरेंट सेल कहा जाता है। पेरेंट सेल ये वो सेल होता है जो क्या करता है? डिवाइड करता है। वो सेल जो तकसीम हो वो पेरेंट सेल कहलाता है। ठीक हो गया। और उसके नतीजे में जो सेल्स बनते हैं, सेल की तकसीम के बाद, सेल डिवीजन के बाद जो सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है। तो ये आपने कंसेप्ट क्लियर किया। डॉटर सेल कौन से होते हैं? जो सेल बनते हैं, नए सेल जो बनते हैं उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। और पहले वाला सेल जो तकसीम होता था उसका नाम होता है पेरेंट सेल। अब एक और चीज़ आप सीखें, शाबाश। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का सीखना बेटा ज़रूरी होता है। एक सेल है, उसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है। ये क्रोमोसोम है जोड़ों की शक्ल में, ये क्रोमोसोम्स हैं जोड़ों की शक्ल में है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं, इन्होंने भी क्या बनाया हुआ है? पेयर बनाया हुआ है। तो अगर सेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनके अंदर डीएनए होता है और ये विरासत को कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, अगर क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में हो, अगर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में हो, तो हम उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉइड सेल कहते हैं हम उसे। ठीक हो गया, डिप्लॉइड सेल उसको कहते हैं। अगर क्रोमोसोम जो है वो जोड़ों की शक्ल में ना हो, अकेला एक क्रोमोसोम, फिर अकेला एक क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम भी क्या है? अकेला है। तो अगर क्रोमोसोम सेल के अंदर जोड़ों की शक्ल में ना हो, अकेले अकेले क्रोमोसोम हो, तो ऐसे सेल को बोला जाता है बेटा हैप्लॉइड सेल।
तो ये बात क्लियर कर लें। हैप्लॉइड सेल क्या होता है? ये वो सेल होता है, हैप्लॉइड सेल ये वो सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होते, और डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम की शक्ल में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में, क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं। और जो डिप्लॉइड सेल होता है उसको 2n से ज़ाहिर करते हैं, 2n से ज़ाहिर करते हैं, जबकि जो हैप्लॉइड सेल होता है उसको सिंगल n से भी ज़ाहिर कर सकते हैं या 1n से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इस तरह भी ठीक है या इस तरह भी ठीक है, जबकि इसको 2n से ज़ाहिर करते हैं, इसको 2n से ज़ाहिर करते हैं। डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल। जो अब अभी आप टॉपिक पढ़ने लगे हो ना, वो है माइटोसिस का। बेटा किस चीज़ का टॉपिक है? माइटोसिस का टॉपिक है। माइटोसिस इधर भी होती है, डिप्लॉइड सेल में भी होती है, और माइटोसिस का अमल हैप्लॉइड सेल में भी होगा। और माइटोसिस डिप्लॉइड को डिप्लॉइड करेगी और हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करेगी, चेंज नहीं करते। अगर इसमें माइटोसिस हो जाए तो इससे 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। कितने हैप्लॉइड सेल? 2 हैप्लॉइड सेल। ये भी हैप्लॉइड था। अगर माइटोसिस इसमें हो जाए तो इससे क्या बन जाएंगे? 2 डिप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ये 2n से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। माइटोसिस दोनों में होती है और पेरेंट और डॉटर सेल सेम टू सेम होते हैं। पेरेंट सेल और डॉटर सेल सेम टू सेम, पेरेंट सेल और डॉटर सेल सेम टू सेम। तो ये आपने माइटोसिस का कंसेप्ट देखा। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का, माइटोसिस। तो पता होना चाहिए, जब भी कभी जहन में माइटोसिस आया या कोई आपसे पूछता है कि माइटोसिस क्या है, तो आपके जहन में है सर सेल की तकसीम है। किसकी तकसीम है? सेल की तकसीम है। देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका। इन 1880s a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell the nucleus passes through the series of changes which he called as mitosis। के 1880 की दहाई में, अगर आ जाए ना 1880s, अगर ऐसा होता तो इसको बोलते हैं 1880। अगर इधर कामा लग जाए, इधर ऐसा आ जाए तो इसको बोलते हैं 1880s, यानी कि 1880 की दहाई में। 1880 की दहाई में मतलब 1880 से लेकर 1890 तक। 1880s का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फ्रॉम 1882 फ्रॉम 1890, फ्रॉम 1880 टू 1890, इस दौरान जो इसको दहाई बोलते हैं, 10 साल। ठीक हो गया। तो आपने क्या सीखा कि 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था बेटा। कौन था? जर्मनी का बायोलॉजिस्ट था। बायोलॉजिस्ट वो होता है जो जानदारों का मुताला करता है। बायोलॉजिस्ट वो होता है जो जानदारों का मुताला करता है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी किताब है बायोलॉजी, उसमें जानदारों का मुताला किया जाता है, उसमें ज़िंदगी का मुताला किया जाता है। और जो साइंसदान जानदारों का मुताला करता है बेटा, उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये किस मुल्क का था? जर्मन था, ठीक है। सो इन 1880s ए जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। क्या नाम है? वाल्टर फ्लेमिंग। क्या किया इसने? ऑब्जर्व्ड, इसने मुशाहिदा किया, इसने देखा दैट इन ए डिवाइडिंग सेल, कि जो एक तकसीम होता हुआ सेल होता है उसमें क्या होता है? जो सेल तकसीम हो रहा है उसका जो न्यूक्लियस है पासेस थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो तब्दीलियों के मराहल से गुजर रहा होता है। और उसने इन तब्दीलियों के मराहल को क्या नाम दिया? उसने इस तब्दीलियों के मराहल को माइटोसिस का नाम दिया। तो माइटोसिस क्लियर किया। ये देख लें इधर, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है बेटा, और उसके बाद इसको कौन देख रहा है? इसको जर्मन बायोलॉजिस्ट देख रहा है जिसका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग देख रहा था। कौन देख रहा था बेटा? वाल्टर फ्लेमिंग इसको देख रहा था। किससे देख रहा था? माइक्रोस्कोप से देख रहा था, क्योंकि सेल छोटे होते हैं, नजर नहीं आते। तो वाल्टर फ्लेमिंग उस सेल को ऑब्जर्व कर रहा था, और ये सेल का न्यूक्लियस है। ये सेल का क्या था? न्यूक्लियस था। तो वो इस सेल को देख रहा था कि एक जो तकसीम होता हुआ सेल है, ये सेल क्या हो रहा था? ये सेल तकसीम हो रहा था, डिवाइड कर रहा था। और इस सेल का जो न्यूक्लियस था वो तकसीम के दौरान मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजर रहा था। तब्दीलियाँ क्या होती हैं बेटा? तब्दीलियाँ मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ, हमने डिटेल बाद में पढ़नी है, ठीक है।
तो उसका जो न्यूक्लियस था वो मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजर रहा था। पहले उसका एक उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये सेल है, ठीक, ये इसका साइटोप्लाज्म है बेटा, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। और उसके बाद अंदर में भी एक मैंने डार्क स्पॉट बनाया है, उस डार्क स्पॉट का नाम होता है न्यूक्लियोलस। ओके, तो अंदर क्या मौजूद है, पतले पतले धागे मौजूद हैं। उन पतले पतले धागों को क्या कहा जाता है बेटा, क्रोमाटिन। ये सारी चीजें हम आगे जाके सीखते हैं, फिलहाल हल्का फुल्का आइडिया हो। तो उसका न्यूक्लियस जो था वो मुख्तलिफ चेंजेस से गुजरा। आपने देखा अब यहाँ पे ऐसी चीजें बन गई, किस तरह की चीजें बन गई, ऐसी चीजें बन गई। वो जो इस तरह की मेम्ब्रेन थी ये भी खत्म हो गई, ये काला निशान ये भी खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो ये अब क्या बन गए, ये क्रोमोसोम बन गए। तो देख रहे हैं आप कि जब एक सेल तकसीम होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरता है। उसने इन तब्दीलियों के मराहल को, इन सीरीज ऑफ चेंजेस को जो न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं, उसने इसको क्या नाम दिया था बेटा, माइटोसिस का नाम दिया था, ठीक हो गया। 1880 की दहाई में जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने एक तकसीम होता हुआ सेल देखा और उसका जो न्यूक्लियस था, उस सेल का जो न्यूक्लियस था वो मुख्तलिफ तब्दीलियों के मराहल से गुजर रहा था। उसने इन तब्दीलियों के मराहल को माइटोसिस का नाम दिया। अब माइटोसिस की हम करते हैं तारीफ। अब माइटोसिस की क्या करते हैं बेटा, हम माइटोसिस की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी माइटोसिस आए ना, आपको पता हो ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। किसकी टाइप है, सेल डिवीजन की एक, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इधर आपने क्या लिखना है आगे, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की एक टाइप है, माइटोसिस सेल डिवीजन की टाइप है। ओके, क्या होता है इसमें, इन विच ए सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। माइटोसिस सेल की वो तकसीम होती है जिसमें एक सेल कितने सेल में तकसीम होता है, दो डॉटर सेल में तकसीम होता है। पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में क्या होता है, तकसीम होता है। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और उन सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी होती है एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, जितनी पेरेंट में थी। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है बेटा, तो यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम जाएंगे, इधर भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे, इधर भी 46 क्रोमोसोम जाएंगे। अगर इधर 23 सेल्स है तो इधर भी आगे भी कितने सेल्स जाएंगे, 23 सेल्स जाएंगे। सो माइटोसिस सेल की वो तकसीम है जिसमें बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो किस सेल में होती है, पेरेंट सेल में होती है। बनने वाले माइटोसिस सेल की वो तकसीम है जिसमें बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो किस में होती है, पेरेंट में होती है। इधर भी 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 क्रोमोसोम। सो डॉटर में क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो पेरेंट सेल में होती है। यही इसकी तारीफ है। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तारीफ देख लें, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ए सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल की वो तकसीम जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। और उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो किसके अंदर होती है बेटा, पेरेंट सेल के अंदर होती है। ठीक हो गया, आगे चलें। माइटोसिस जो है, माइटोसिस अकर्स ओनली इन द यूकेरियोटिक सेल। माइटोसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होगा। कल मैं आपको यूकेरियोटिक सेल का भी बताया था। दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक सेल वो होता है जिसका न्यूक्लियस वाज़े होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, वाज़े है। इस सेल का नाम होता है यूकेरियोटिक सेल। क्या बेटा, यूकेरियोटिक सेल। दूसरा सेल है उसका न्यूक्लियस वाज़े नहीं है, उसका न्यूक्लियस वाज़े नहीं है। इस किस्म का सेल जिसमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता और यूकेरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वाज़े होता है। तो माइटोसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होता है, यानी कि उस सेल में होता है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, वाज़े होता है। ओके, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस। कि जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं उसमें जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उन पे माइटोसिस का अमल होता है। याद रखिएगा कि माइटोसिस का अमल सोमैटिक सेल्स में होता है। मैं आपको थोड़ी देर तक सोमैटिक सेल्स के बारे में भी बेटा बता देता हूँ। सो माइटोसिस का अमल
एक तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, और मल्टी सेलुलर जानदार, ऐसे जानदार जिसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, ऐसे जानदार जिसमें ज़्यादातर सेल्स होते हैं, ज़्यादा सेल्स होते हैं, उन जानदारों के अंदर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से गुजरते हैं। सो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होती है। आगे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो ए प्रोसेस। अब आपको ये वाला सेल बता रहा है, कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। आपने कहा ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती, माइटोसिस सिर्फ कहाँ होती है? यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल पर कैसे तकसीम होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो ए प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी माइटोसिस जैसा अमल होता है, लेकिन उसको माइटोसिस नहीं कहते, हम उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा अमल होता है? बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन का मतलब होता है, फिशन का मतलब होता है बेटा टूटना, ब्रेक डाउन। बाइनरी का मतलब होता है दो में, तो एक जानदार का दो में तकसीम होना। तो ये एक जानदार है, ये कितने में तकसीम हो जाएगा? दो में तकसीम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। लेकिन इसको माइटोसिस नहीं कहते। प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को माइटोसिस नहीं कहते, क्योंकि उनमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनते और उनमें वाज़े न्यूक्लियस भी नहीं होता। लिहाजा प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को हम माइटोसिस नहीं कह सकते। वहाँ पे कौन सा अमल होता है? वहाँ पे बाइनरी फिशन का अमल होता है। दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। इनके अंदर प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती, इनके अंदर प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती। तो आपने क्या कहा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक तो इधर देखिए बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनमें एक तो वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें एक तो न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता, और दूसरा इनमें स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते। न्यूक्लियस वाज़े नहीं है और स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते। लिहाजा आप प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को माइटोसिस नहीं कह सकते, उसको क्या नाम देते हैं? बाइनरी फिशन। तो बेटा आपने ये जो मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया, इसमें दो डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी। एक माइटोसिस की तारीफ पूछी जाएगी और माइटोसिस का अमल किसने दरियाफ्त किया। सबसे पहले आपने बोलना है वाल्टर फ्लेमिंग। और दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल की तकसीम होती है उसको माइटोसिस क्यों नहीं कहते, उसको माइटोसिस क्यों नहीं कहते? तो आपने इन दो का जवाब देना है। मैं क्विकली आपको ये रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 1880 की दहाई में जर्मनी के बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने एक तकसीम होता हुआ सेल देखा, जिसका न्यूक्लियस जो था वो मुख्तलिफ किस्म के तब्दीलियों के मराहल से गुजर रहा था। उसने जो तब्दीलियों के मराहल थे उसको नाम दिया माइटोसिस का। प्रॉपर डेफिनेशन नीचे वाली है। इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ए सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। कि ये सेल की वो तकसीम होती है, माइटोसिस सेल की तकसीम है, ठीक है। ये सेल की वो तकसीम होती है जिसमें बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो किसके अंदर होती है? पेरेंट के अंदर। क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में वही होती है जो किसमें होती है? पेरेंट में होती है। ये डेफिनेशन थी। उसके बाद माइटोसिस का अमल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है बेटा। और जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं बेटा, एक जर्मलाइन सेल्स होते हैं। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं उसके अंदर माइटोसिस का अमल होता है। आगे उसने कहा प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो ए प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी एक अमल होता है जो माइटोसिस से मिलता जुलता है, माइटोसिस से सिमिलर होता है, लेकिन उसको माइटोसिस नहीं कहते, उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें सही वाली माइटोसिस नहीं होती। क्यों? आप कहेंगे व्हाई? उनमें प्रॉपर माइटोसिस क्यों नहीं होती? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर माइटोसिस क्यों नहीं होती? आप कहेंगे उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। दे डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर। एक तो उनका न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता और उनके अंदर स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते। लिहाजा प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को हम माइटोसिस नहीं कह सकते, उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। आगे चलते हैं। फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मराहिल। क्या कहते हैं इसे? माइटोसिस के मराहिल। माइटोसिस की कौन सी स्टेजेस होती हैं?
द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। माइटोसिस का जो अमल होता है बेटा, ये बड़ा पेचीदा अमल होता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? बाकायदा, यानी कि रेगुलर बनाया जाता है। माइटोसिस का अमल बड़ा पेचीदा है और इसे अच्छे तरीके से बाकायदा रेगुलेट किया जाता है। देयर आर टू मेजर फेजेस, दो बड़े फेजेस हैं माइटोसिस के। एक है कैरियोकाइनेसिस, क्या बेटा? कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस के दो मराहल हैं, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। आपसे पूछा जा सकता है माइटोसिस के कितने मराहल हैं? आप कहेंगे सर दो हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब इनकी तारीफ देख लेते हैं। The division of the nucleus is known as karyokinesis। न्यूक्लियस की तकसीम को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये खुद बता रहा है साइटोकाइनेसिस कि मेरे अंदर कौन तकसीम होगा? साइटोप्लाज्म तकसीम होगा, जबकि कैरियोकाइनेसिस में कौन तकसीम होगा? न्यूक्लियस तकसीम होगा। तो ये बात भी क्लियर कर लें बेटा कि माइटोसिस के दो मराहल हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कौन तकसीम होता है? इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस तकसीम होता है। ठीक हो गया बेटा? जबकि साइटोकाइनेसिस खुद बता रही है कि मेरे अंदर कौन तकसीम होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। सो इन दो डेफिनेशन को भी क्या कर लें? अच्छी तरह कर लें। न्यूक्लियस की तकसीम को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म की तकसीम को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इनका फर्क भी बनता है। आगे चलते हैं, हम कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं। जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ये थोड़ी सी डेफिनेशन है बस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फिर चार मराहल हैं। कितने मराहल हैं? चार। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लें, PMAT। P मतलब प्रोफेज, M मेटाफेज, A एनाफेज, T टीलोफेज। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये चार मराहल हैं कैरियोकाइनेसिस के। और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस तकसीम होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। और ये दोनों कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस किसकी स्टेजेस हैं? माइटोसिस की। सो माइटोसिस के दो मराहल, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसमें न्यूक्लियस तकसीम होता है, इसमें साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। फिर कैरियोकाइनेसिस के चार मराहल हैं, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब लास्ट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, उसको कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये अक्सर फर्क की शक्ल में आता है, डिफरेंस लिखे हैं। दो सेल होते हैं हमारे जिस्म में। हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, उसमें दो किस्म के सेल्स हैं। कितनी किस्म के सेल्स हैं? दो किस्म के सेल्स हैं। एक होते हैं बेटा सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल, और दूसरा होते हैं जर्म लाइन सेल्स। ठीक हो गया? सो हमारे जिस्म में कितने सेल्स पाए जाते हैं? दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है बेटा, और दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। ठीक हो गया? तो इनको आपने देखना है। अब याद रखिएगा, सोमैटिक सेल वो होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं। ठीक, बॉडी क्या करते हैं? दे फॉर्म द बॉडी, ये हमारा जिस्म बनाते हैं। जबकि ये वाले सेल्स क्या करते हैं? ये वाले सेल गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेट्स। और गैमेट्स में स्पर्म भी आ जाते हैं बेटा, और एग भी आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पर्म और एग। स्पर्म और एग बनाने वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं? जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज स्पर्म एंड दिस इज एग। ठीक हो गया? पहली बात आपने तारीफ की, वो सेल जो बॉडी बनाए उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। वो सेल जो गैमेट्स बनाए, क्या बनाए? गैमेट्स, उसमें स्पर्म और अंडा आते हैं। ये
मेल और फीमेल क्या है, सेक्स सेल है। ये मेल सेक्स सेल है और ये फीमेल सेक्स सेल है। सो जो सेल गैमेट्स को बनाते हैं, जो सेल गैमेट्स को बनाते हैं उनको कहा जाता है जर्म लाइन सेल्स। आगे चलते हैं। लास्ट बात, पहले भी आपको मैंने बताया था कि सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस का अमल होता है बेटा। सोमैटिक सेल के अंदर किसका अमल होता है, माइटोसिस का अमल होता है, जबकि जर्म लाइन सेल के अंदर मियासिस का अमल होता है। ये भी सेल की एक तकसीम है जिसको हम बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये भी सेल की तकसीम होती है और ये भी सेल की तकसीम है, इसको आपने थोड़ा बहुत देख लिया है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस का अमल होता है, ये बात देख लें यहाँ से। सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड अंडरगो माइटोसिस, और इनमें माइटोसिस का अमल होता है। सो सोमैटिक सेल क्या करते हैं, दे फॉर्म द बॉडी। ये वो सेल होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं और इनके अंदर दे अंडरगो, इनके अंदर माइटोसिस का अमल होता है। जबकि जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गैमेट्स। जर्म लाइन सेल इधर भी जी है और इधर भी आपने लिखना है जी। जर्म लाइन सेल गैमेट्स, जर्म लाइन सेल गैमेट्स। सो जर्म लाइन सेल से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। जर्म लाइन सेल से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स में स्पर्म होता है और एग होता है। और इनके अंदर कौन सा अमल होता है, दे अंडरगो मियासिस, इनके अंदर मियासिस का अमल होता है। तो पता होना चाहिए जो जिस्म बनाए, जो आपके जिस्म के सेल्स बनाए वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स बनाए वो जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल में माइटोसिस का अमल होता है और जर्म लाइन सेल्स में मियासिस का अमल होता है। आपने यहाँ पे भी देखा था, आपने यहाँ पे भी देखा था कि ये देखें सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस, और इधर दोबारा देखा कि सोमैटिक सेल जो होते हैं दे अंडरगो माइटोसिस। सोमैटिक सेल माइटोसिस से गुजरते हैं और सोमैटिक सेल वो होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं। तो आज जो बेटा आपने टॉपिक पढ़ा उसमें आपने एक तो सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छे तरीके से करनी है। इसमें आपने फ़र्क देखना है, सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जर्म सेल क्या होते हैं, इनकी तारीफ करनी है और इनमें कौन सा अमल होता है और इनमें कौन सा अमल होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि माइटोसिस के कौन से फेजेस हैं। आप कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर कहेगा इनका फ़र्क क्या है, इसमें कौन तकसीम होता है और इसमें कौन तकसीम होता है। दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा, बैंड रिफिशन भी पूछ सकते हैं कि बैंड रिफिशन क्या है। आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस जैसा अमल होता है उसका नाम बैंड रिफिशन है। एक ये पूछ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को हम माइटोसिस क्यों नहीं कहते। उसका जवाब नीचे आपकी बुक में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आप मैं अभी बता देता हूँ जवाब कि प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को माइटोसिस इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें एक तो वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते। लिहाजा प्रोकैरियोटिक सेल की तकसीम को हम माइटोसिस नहीं कहते, हम उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। और उसके बाद आपने ये माइटोसिस की तारीफ करनी है। तो ये बेटा आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था माइटोसिस। अल्लाह हाफिज़।